आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो हम बात कर रहे थे कि एक जो यानी दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक जिनका प्रयोग जानकारी रिमोट सेंसिंग के द्वारा यानी जिस पर कैमरे फिट किए जाते हैं और रिमोट सेंसिंग की जानकारी जो है हासिल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी फॉरेस्ट के बारे में, समुद्रों में क्या है, वेदर का क्या है, ठीक है, और इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग वाले जो आपके सैटेलाइट छोड़े जाते हैं रिमोट सेंसिंग के पर्पज से, ठीक है, इंडिया में जैसे छोड़े जाते हैं IRS करके जितने भी होंगे, इंडियन रिमोट सेंसिंग, IRS-1, IRS-2, IRS-1B, 1C, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो IRS सीरीज है वो रिमोट सेंसिंग के लिए पर्पज से बनाए जाते हैं और उनकी हाइट मैंने कहा कि 500 से लेके 700, 800, 900 तक हो सकती है। ठीक है, वो पर्पज पे डिपेंड करता है। दूसरे तरह के होते हैं जिनकी हाइट 35,000 तक होती है। तो अब जो 35,000 वाले हैं बिल्कुल ज्यादा हाइट पे यानी वायुमंडल के लगभग आखिर में है, तो वो बहुत यानी पृथ्वी को एक बार में ही, ठीक है, तो पृथ्वी को आप 1/3 एक बार में देख सकते हैं 1/3। ठीक है, तो 1/3 यानी एक सैटेलाइट यहाँ होगा तो उसका पृथ्वी का 1/3 हिस्सा एक बार में, ठीक है, इधर होगा तो 1/3 हिस्सा, तो 3 बार में यानी 3 अगर 3 लगा दो ये क्या बोलते हैं सैटेलाइट, तो 3 सैटेलाइट पूरी पृथ्वी की सारी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। वो रिमोट सेंसिंग वाले हैं और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, इनको आगे डिटेल में, अभी तो ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, बस इनका जिक्र मैं बता रही हूँ कि कैसे डेवलपमेंट हुई है समय के साथ चीजों की। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, इनका क्या होता है, ये वेदर की ब्रॉडकास्ट करनी होती है ना, वायुमंडल का, पूरे वायुमंडल यानी वेदर की ब्रॉडकास्ट करनी हो, वेदर फोरकास्टिंग करनी है, और क्या बोलते हैं टेलीविजन का जो प्रसारण होता है, ठीक है, और जैसे वेदर का है, टेलीविजन का है, और टेलीकम्युनिकेशन जैसे आपके ये टावर होते हैं, यानी फोन का कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेशन, वेदर कम्युनिकेशन, और मान ये क्या है कम्युनिकेशन में, मतलब ये तुम्हारा क्या बोलते हैं फोन वाला, ठीक है, और ये क्या टीवी वाला, ठीक है, वो चीजें इसमें आती है। ठीक है, तो इनका पर्पज ये नहीं, ये जो जियो स्टेशनरी है, ठीक है, तो इनका पर्पज दूसरा होता है और रिमोट सेंसिंग वालों का पर्पज दूसरा होता है। ये अभी मैंने थोड़ा मोटा मोटा भाई बताया, आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, रिमोट सेंसिंग वाले चैप्टर पे आएंगे फिर डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये था कि अब 1957 के बाद से सैटेलाइट आने शुरू हो गए। अब क्या है, सैटेलाइट ही सैटेलाइट है। ठीक है, अब क्या है, जो कुछ मेजर कंट्रीज हैं, जो मुख्य देश हैं, उन सब के पास हैं अपने खुद के सैटेलाइट, सभी देशों ने अपने अपने छोड़ रखे हैं, मुख्य कंट्रियों ने। और जो बाकी के जो छोटे देश हैं जिन्होंने खुद के नहीं बना रखे, तो वो क्या करते हैं, अब मान लीजिए जैसे अफ्रीका की कोई गरीब देश है, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और पैसे भी नहीं कि खुद का सैटेलाइट बनाए और खुद छोड़े, तो क्या करते हैं, जैसे इंडिया है, ठीक है, तो अफ्रीका इंडिया के नजदीक है, तो इंडिया वाले जब सैटेलाइट उड़ते हैं, इंडिया का फोटो लेते हैं, तो अफ्रीका के वो देश भी आसपास नजर आते हैं, तो उनके फोटोग्राफ, यानी अफ्रीका वाले, मान ली कोई भी कंट्री है, मान ली इथोपिया है, ठीक है, मान ली केनिया है, वो इंडिया से क्या, इंडिया से बोल सकता है कि हमें ये फोटोग्राफ दे दो, या हमें ये इमेज दे दो, ठीक है, हम पैसे दे देंगे। तो इस तरीके से है, यानी जो मुख्य देश है, प्रमुख देश है, उनके खुद के सैटेलाइट हैं, ठीक है, और जो बाकी के कंट्रीज हैं, इन देशों की सहायता से उन्हें जो भी काम करने होते हैं ना, ठीक है, उन्हें माल बनाने हैं, कुछ भी यूज करना है, तो उन देशों से वो क्या है, फीस देकर उनका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। तो अब क्या है, जैसे ही रिमोट सेंसिंग आई है, अब एरियल फोटोग्राफी का जो महत्व है वो उतना ज्यादा नहीं रहा। ठीक है, समझ रहे हो, तो जब से होता ना कि जब मान लीजिए
एरोप्लेन के आने से बलून का महत्व नहीं रहा, ठीक है। अब मान लीजिए सैटेलाइट के आने से क्या है, एरोप्लेन का उतना महत्व नहीं रहा, ठीक है। कुछ चीजों में तो है, अगर कोई डिटेल में थोड़ी हाइट से जानकारी चाहिए, ज्यादा डिटेल में चाहिए, तो ठीक है फोटोग्राफ्स का यूज कर सकते हो। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ एरियल फोटोग्राफी, ठीक है। सैटेलाइट मुख्य तौर पे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन किसी चीज की डिटेल में जानकारी चाहिए किसी या ऐसी उसके चाहिए तो आप एरोप्लेन का भी यूज, यानी वो एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करता है कि सेट वो मुख्य है और उसके साथ में जरूरत पड़ती है तो एरियल फोटोग्राफी का भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो अभी एरियल फोटोग्राफी का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो उनका प्रयोग क्या है, टोपोग्राफिक सर्वे, जो सर्वे बनाते हैं ना टोपोग्राफिक, तुम लोगों ने तुम्हारी टोपो शीट देखी होगी, टोपो शीट देखी होंगी ना तुम्हारी, सबने टोपो शीट बना रखी होंगी, देखी होंगी। टोपो शीट नहीं देखी क्या आप लोगों ने, जवाब ही नहीं आ रहा। हाँ जी। उसमें क्या होता है, उसमें हर एक चीज दे रखी होती है ना, कि यहाँ पे ये टेम्पल है, यहाँ पे ये मोस्क है, यहाँ पे ये पुल है, यहाँ पे ये है। तो नॉर्मल मैप की बजाय जो टोपोग्राफिक मैप होते हैं वो ज्यादा डिटेल्ड होते हैं। और वो क्यों डिटेल होते हैं, क्योंकि उसमें वो लार्ज स्केल पे बने होते हैं, ठीक है। और वो सर्वे किया जाता है ना, तो हर चीजों को इतना डिटेल में, तो इतने बड़े एरिया की इतनी सारी डिटेल देनी हो तो तुम चेन और टेप और इस तरीके से मेथड से ज्यादा नहीं कर सकते। तो टोपोग्राफिक जो है एरियल फोटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है टोपोग्राफिक सर्वे करने के लिए, यानी टोपोग्राफिक मैप बनाने के लिए, ठीक है। और कहाँ हो सकता है, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजी में किया जाता है। तो चट्टाने है ना कि कहाँ पे किस तरह की चट्टाने, तो जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। तो चट्टानों का सर्वा कहाँ पे कितना है क्या है, उसमें भी क्या है एरियल फोटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है जियोलॉजिकल सर्वे में, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम उसका यूज कर रहे हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, ट्रैफिक कंट्रोल में, आजकल, ठीक है। किसी भी जैसे नदी है उनका ड्रेनेज वगैरह है उसको यानी जो वाटर सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम है उसको करने के लिए भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कहीं आग लगी होती है, फॉरेस्टों को उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कि फॉरेस्ट घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, कोई कटाई तो नहीं हो रही, तो फॉरेस्ट घट गए बढ़ गए उनका क्या है, तो फॉरेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। मृदा के अपरदन को मॉनिटर करने के लिए कि मृदाएं जो हैं कट रही हैं, कि जैसे ना किसी एरिया में लगातार मृदा अपरदन हो रहा है, कितना हो गया, पहले से ज्यादा बढ़ गया है कि घट गया है, ठीक है। तो सॉइल इरोजन को मॉनिटर करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल में आर्कियोलॉजी होती है पुरातत्व विभाग, यानी पुरानी चीजें, पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो कितनी डैमेज हुई है नहीं हुई है तो उनकी स्थिति को तो आर्कियोलॉजी में भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके बहुत सारी चीजों में इसका यूज तो इनका एरियल फोटोग्राफी का काफी होता है, ठीक है। तो अभी मैं कह रही हूँ कि उस चीज के लिए उतना नहीं है, अभी इंपॉर्टेंस ज्यादा रिमोट सेंसिंग की, यानी सैटेलाइट वाली जो रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग तो एरियल फोटोग्राफी है ना, लेकिन नॉर्मली जब रिमोट सेंसिंग यूज करते हैं तो आजकल हम उसका मतलब सैटेलाइट वाला ही समझते हैं, है ना। वैसे तो मैंने कहा आंख भी रिमोट सेंसर ही है, लेकिन यहाँ पे जो वो टिपिकल किसके लिए यूज होने लग गया, सैटेलाइट से जो रिमोट सेंसिंग की जाती है, ठीक है। तो उनके आने से एरियल फोटोग्राफी का जो है महत्व तो काफी लिमिटेड हो गया है, कम है, मतलब लिमिटेड है, सीमित है, ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं है। और इसीलिए जो फर्स्ट चैप्टर में है सिर्फ ये हमें देखना है ना कि कैसे कैसे विकास हुआ। तो रिमोट सेंसिंग की शुरुआत पहले हमने कैमरे से की, कैमरे में फिर क्या कैसे कैसे की, फिर उस पे रखा, बलून पे रखा, एरोप्लेन आ गए, अब ये हो गया वो। तो इस तरीके से हम रिमोट सेंसिंग जो हमें सैटेलाइट वाली है उसको करने से पहले, यानी इस फील्ड की
इस सब्जेक्ट की एक तरह से हिस्ट्री को समझने के लिए, है ना, उसकी पुरानी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो एरियल फोटोग्राफ्स का आजकल उतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे कि एरियल फोटोग्राफी कैसे होती है, एरियल फोटोग्राफ कैसे होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन। अगर आपको एक एरियल फोटोग्राफ दे दिया जाए तो मेजरमेंट कैसे करोगे, ठीक है, जानकारी कैसे हासिल करोगे, जैसे हम अभी मैंने बताया था ना, कैसी लंबाई पता कर सकते हो, वो सारी चीजें। तो एरियल फोटोग्राफ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ किस लिए है कि ऐसे ऐसे होता था, है ना, कि ये पुरानी चीज थी और ऐसे होता था। जानकारी होनी चाहिए, आजकल यूज हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए ना कि पहले ऐसी चीज होती थी, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट चैप्टर है एरियल फोटोग्राफी का है, उसको मोटे मोटे तौर पे समझेंगे कि एरियल फोटोग्राफी आगे के है, उसके बेनिफिट क्या है रिमोट सेंसिंग की कंपैरिजन में, ठीक है। तो यानी उनकी तुलना करेंगे रिमोट सेंसिंग का और इसके क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो रिमोट सेंसिंग का और एरियल फोटोग्राफी का दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लेते हैं, और वो सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया। तो एक यस मिनट, मैम। हाँ, एक छोटा सा और है, ये तो वर्ल्ड की होगी, थोड़ा सा इंडिया की हिस्ट्री अगर हम देखें तो इंडिया में क्या है, 1916 में पहली बार जो है फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफी का प्रयोग किया गया, और वो भी सर्वे के लिए किया गया, ठीक है। तो सीपी गुंडूर करके थे, सर्वेयर जनरल थे, सर्वे करने के लिए, जैसे गर्व, यानी ये जो हमारा ब्रिटिश थे ना उस टाइम पे थे, तो ब्रिटिश है जो सर्वे करते थे, तो उनका जो सर्वेयर जनरल था, यानी जो सर्वे का उनका डिपार्टमेंट था, इंडियन इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट, ठीक है, तो उसका जो सर्वेयर जनरल था सबसे बड़ा अधिकारी, तो सीपी गुंडूर ने 1916 में इसका प्रयोग किया, ठीक है। 1920 में आगरा का काफी बड़े पैमाने पे, आगरा शहर के काफी सारे एरियल फोटोग्राफ्स लिए गए, ठीक है। उसके बाद 1920 1923 24 में इरावदी, उस टाइम पे जो म्यांमार है, ब्रह्मा है, वो इंडिया का ही हिस्सा होता था, ठीक है। तो इरावदी जो नदी है, जो अभी उसमें है, आज के म्यांमार या बांग्ला, इसमें क्या बोलेंगे, ब्रह्मा में है, ठीक है। तो इरावदी नदी है, उसका जो बेसिन है, ठीक है, उस नदी के बेसिन का जो है एरियल फोटोग्राफ से लिए गए, ठीक है। तो इंडिया में यानी 1916 से ही शुरुआत हो गई थी एरियल फोटोग्राफ की, जो जहाजों के जरिए लिए गए थे, ठीक है। अभी कौन सी संस्था है, अभी इंडिया में क्या है, 3 संस्थाएं हैं जिनको इजाजत है एरियल फोटोग्राफ्स लेने की। अब ये नहीं है कि मान लो कोई उद्योगपति है, उसके पास जो बड़े बड़े उद्योगपति, उनके खुद के जेट प्लेन होते हैं, यानी उनका खुद का प्लेन हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेन है, उठाएंगे, कैमरा रखेंगे, और अगर उन्हें किसी एरिया का फोटोग्राफ लेना है वो ले सकते हैं। तो ये एरियल फोटोग्राफ लेने की इजाजत किसी को नहीं है, केवल 3 संस्थाएं हैं इंडिया में जिनको ये इजाजत मिली हुई है। पहली है इंडियन भारतीय वायुसेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के खुद के जहाज हैं, और उनको हवा से ही लड़ना होता है ना, हवा से ही लड़ना होता है, तो उन्हें ऊपर से जानकारी होनी चाहिए ना कि कौन सी चीज कहाँ पे है, कि कोई कहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो यानी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना है, उनके उनको इजाजत है, वो चाहे तो एरियल फोटोग्राफ्स ले सकते हैं अपनी वार की स्ट्रेटजी बनाने के लिए, युद्ध की रणनीति को बनाने के लिए, जानकारी वगैरह हासिल करने के लिए, ठीक है, सुरक्षा संबंधित वो अपने जो फोटोग्राफ्स है ले सकते हैं, ठीक है। युद्ध के लिए तो है ही है, लेकिन कई बार अगर जरूरत पड़े सिविलियन पर्पज के लिए, नागरिक उद्देश्यों के लिए भी जरूरत पड़े, तो इंडियन एयरफोर्स से, यानी अगर गवर्नमेंट कहे तो वो क्या है, सिविलियन पर्पज के लिए भी वो उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के जहाज हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के खुद के जहाज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, तो वो ले सकते हैं। दूसरा है इंडियन एरियल सर्वे कंपनी, एरियल एक कंपनी है,
ठीक है, जिसका काम ही क्या है, एरियल सर्वे करना है। यानी जैसे हम सर्वे करते हैं दूसरे तरीके से, ये सर्वे क्या है, हवा से जो सर्वे किए जाते हैं उनके लिए अलग से जो है ये इंस्टीट्यूट बना रखा है, इंडियन एरियल सर्वे कंपनी। जैसे होता है ना कि सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो मान लो ग्राउंड से सर्वे करते हो, ये इस कंपनी का काम क्या है, हवा से सर्वे करना, हवा से फोटोग्राफ लेना और उससे क्या है, चीजों की मेजरमेंट करना, ठीक है, लंबाई चौड़ाई वो सारी चीजें। तो दूसरी है, ये है कोलकाता बेस्ड है, कोलकाता में है, ठीक है, तो यानी एक तरह का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसको मिली हुई है इजाजत, कोलकाता में है, ठीक है, तो ये ले सकती है, तो एरियल सर्वे की इजाजत इसको मिली हुई है। और जो तीसरा है NRSI, हैदराबाद में, ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इसको याद रख लेना, रिमोट सेंसिंग में आगे आएगा, हैदराबाद, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट लिख लेना, अभी इतना बड़ा लिखा नहीं जाएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद, ठीक है। राष्ट्रीय दूर संवेदन संस्थान, ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग, ये उपग्रहों से जो रिमोट सेंसिंग ना, उपग्रह जो चित्र लेते हैं, इमेज लेते हैं, तो वो किसके पास जाते हैं, उपग्रहों से लिए गए सारे चित्र NRSI हैदराबाद के पास होते हैं। अगर किसी को भी पूरे भारत में कोई भी सैटेलाइट की इमेज चाहिए तो वो केवल यहीं से मिलेगी, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है रिमोट सेंसिंग के एरिया में। तो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड सारी चीजों को हैंडल कौन करता है, NRSI करता है, ठीक है। तो सैटेलाइट से जो भी इमेज आएंगी, इमेज को लेना, उनको प्रोसेस करना, उनकी इंटरप्रिटेशन करना, उनसे नई इमेज तैयार करना या मैप तैयार करना, ये सारा काम NRSI का है। किसी को भी चाहिए तो यहीं से मिलेंगे, अदरवाइज कहीं से नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो मेन सोर्स ये है। तो NRSI वैसे तो सैटेलाइट की इमेज को हैंडल करता है, लेकिन अगर ये चाहे, मैंने कहा ना कि मान लो ठीक है सैटेलाइट से ले रहे हैं, सैटेलाइट तो काफी ऊंचे हैं, अगर मान ले चाहे किसी, मान ले गवर्नमेंट ने कोई NRSI को कोई काम दिया कि इस जगह का सर्वे करना, यानी इस जगह के चाहिए हमें, ठीक है, तो उसमें एरियल फोटोग्राफी क्या ना कि नीचे से एरियल जहाज तो काफी नीचे आके भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर मान ले तो यानी कॉम्प्लीमेंट्री, क्यों, अगर चाहे तो वो जरूरत पड़े तो एरियल फोटोग्राफ भी ले सकते हैं, और ये NRSI को इजाजत है कि जरूरत पड़ने पे एरियल फोटोग्राफ भी, यानी प्लेन की सहायता, एरोप्लेन की सहायता से फोटोग्राफ ले सकते हैं, ठीक है। तो रिमोट जो सैटेलाइट वाले तो है ही, और जरूरत पड़े तो एरियल फोटोग्राफ भी ये ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 इंस्टीट्यूट हैं जिनको एरियल फोटोग्राफी करने की इजाजत है, ठीक है। तो पहला इंस्टीट्यूट है इंडियन एयरफोर्स है, वो ले सकती है मिलिट्री पर्पज के लिए, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि। दूसरा है एरियल फोटोग्राफी, जो है एरियल सर्वे है, तो हवा में हवाई जो सर्वेक्षण करने के लिए अलग से कंपनी बना रखी है जो कोलकाता बेस्ड है। और तीसरा है रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट से वाली जो रिमोट सेंसिंग है उसको हैंडल करने वाला जो NRSI है, तो इसको भी इजाजत है कि जरूरत पड़ने पे एरियल फोटोग्राफी भी ये करवा सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए और इस सब को, तो ये जो एरियल सर्वे होता ना, तो जैसे कि ग्राउंड सर्वे करते हैं ऐसे ही एरियल सर्वे करते हैं, हवा से सर्वेक्षण करना चीजों का। तो इसके लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट बना रखा है इंडिया में। तो सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है जो एरियल सर्वे करता है, तो उसका नाम है एरियल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एरियल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको इजाजत है पूरे भारत का एरियल सर्वे करने की, एरियल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये एक संस्था है,
ठीक है। तो जिसके अंडर में पूरा एरियल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया का एरियल सर्वे करवा सकते हैं एरोप्लेन वाला, ठीक है। और न्यू दिल्ली में बेस्ड है, तो यानी इसका क्या बोल लेंगे, हेडक्वार्टर जो बोलते हैं, तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है। और ये किसके अंडर में काम करता है, तो जो नॉर्मल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, सर्वे ऑफ इंडिया में तो हर तरह का जैसे सर्वे आ गया, तो सर्वे ऑफ इंडिया मेजर है, उसके उसका एक स्पेशलाइजेशन, उसकी ना एक ब्रांच जो केवल हवाई सर्वेक्षण करेगी। तो सर्वे ऑफ इंडिया में तो हर तरह का सर्वे होता, ग्राउंड भी है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है एरियल सर्वे ऑफ इंडिया, जो न्यू दिल्ली बेस्ड है, जो केवल एरियल सर्वे करती हैं पूरे इंडिया का। ठीक है, क्लियर है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट कह लो, क्लियर है। तो ये इंडिया की हिस्ट्री है एरियल फोटोग्राफी की, और कौन से इंस्टीट्यूट काम करते हैं, किस किस को इजाजत है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये जो कुछ फैक्चुअल चीजें अभी आई हैं, इनके नाम याद रख लेना। और जैसे क्या बोलते हैं, आपका जो हिस्ट्री है, वो जैसे कुछ उनके नाम दे रखे थे, 1826 में उसने ये किया, वो आप यानी वो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, वो मेरे बताने की आपको याद करनी है, आपकी बुक में पढ़ी है, वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं वो चीजें करवाऊंगी जो समझने की है। ठीक है, तो ये मोटी टाइमलाइन है, और ना कि समय की रेखा की कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई वो मैंने बता दी। एग्जैक्ट नाम चाहिए, डेट चाहिए, वो आपकी बुक्स में पढ़ी है, आप लोग कर लेना। क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बाकी का करेंगे हम कल, और जितना आप लोगों को करवा दिया है वो सारा कर लेना। ठीक है, उसको एक दो बार रिपीट कर लेना जो कॉपी में अभी आप लोगों ने नोट किया होगा, और फिर उसके बाद बुक में पढ़ लेना। ठीक है, और आगे का मैंने बोल ही रखा कि खुद से पढ़ते रहा करो। आप लोगों को ये जो मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करती हूँ, इसमें कोई समस्या है? ये जो व्हाइट बोर्ड है, यानी इससे काम चल रहा है? जैसे पिछली बार हमने स्लाइड तैयार की थी, तो यानी इसमें कोई ये लगता है, कोई कमी लगती है क्या? जैसे हम नॉर्मली जैसे हम बोर्ड पे जैसे हम करवाते हैं, उतना काम चल जाता है इससे? क्योंकि स्लाइड को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और उतना टाइम मेरे पास है नहीं, क्योंकि मान लो कई 2-3 घंटे में स्लाइड बनाओ और 2-3 घंटे पढ़ाओ, तो उतना टाइम है नहीं। तो अगर आप लोगों को इजी हो ना, मैं यानी आराम से इस तरीके से समझ में आता हो, यानी जैसे बोर्ड पे हम समझाते हैं, या ये भी एक तरह से, हाँ हालांकि उतने पूरे शब्द लिखे नहीं जाते, उतना बढ़िया नहीं होता, फिर भी मेरे ख्याल से चल जाता होगा शायद काम आप लोगों का। जो एक होता है ना कि हाँ बताना सा होता है कि हाँ ये चीज, जैसे थोड़ा सा हिंट देना होता है, चल जा रहा है काम। यस मैम। यस तो मैम। चीजें जो आगे, हाँ मैं वो लास्ट सेमेस्टर की जो मतलब हम 10 सीट लेके गए थे, लास्ट 17 सीट बनवाई आपने, तो अब अभी हमारे पास सीट कम है मैम। तो मैम कॉलेज में आप आ रहे हो मतलब सीट लेने के लिए? कोई नहीं, अभी कब तो आए? 31 तक बंद है कॉलेज, 31 के बाद देखेंगे कि खुलेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो आप इस पे फोकस करिए, उन पे कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, वो बाद में भी बन जाएंगी। ठीक है, क्लियर है ना। तो अभी अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो चल रहा ना उस पे ध्यान दीजिए, और ये सारा टेक्निकल है, तो साथ के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा, बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि साथ के साथ 2-3 बार रिपीट कर लिया करो। और मैं जो चीजें बता रही हूँ ऐसे कोई नहीं बताता है, फिर मैं कह रही हूँ वो लिखी लिखाई पड़ी है ऐसे ही मान लो बता देते हैं। वो ये जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती है ना, यही एक्चुअल में आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग देती है, अदरवाइज तो रटना ही होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर 3 क्लास में, कल जैसे 2 क्लास में सिर्फ एटमॉस्फेरिक विंडो बताई, नहीं तो मैं भी काफी सारा करवा सकती थी। ठीक है, आप लोग है ना, तो इसलिए थोड़ा सा जो मैं मेहनत कर रही हूँ थोड़ा डिटेल में करवा रही, तो थोड़ा आप भी कोऑपरेशन कीजिए, कुछ चीजें जो खुद से करने की हैं वो खुद से कर लीजिए करिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पढ़ते रहिए, जो चीज मुझे करवानी होगी समझाने वो मैं करवाती रहूंगी, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, ये मत कहना कि मैडम ने नहीं करवाया, आप अपने आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं अपने हिसाब से करवाती रहूंगी। ठीक है, तो यानी कुछ चीजें याद करने की, मैंने कहा कम से कम 2 रीडिंग 3 रीडिंग किसी चीज को याद करने के लिए जरूरी होती है, वो आप अपने आप करते रहिए।
ठीक है, जब मैं करवाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं फिर। किसी को इसमें मैम पूछना हो तो बताओ। मैम हाँ बोलिए। जिस 7 बजे की बीच जो क्लास लगी थी उसकी रिकॉर्डिंग भेज दोगे? कौन बोल रहा है? अभी है ना सारी ही, यानी पिछली देखती हूँ, भेज दूंगी, मतलब यानी पर ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगी आजकल में, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन भेज दूंगी ये सारी पिछली भेज दूंगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ वो पिछली है ना, वो ऐसे हैं जो साइंस होती है ना, साइंस प्रॉपर, वो बेसिक समझाने वाली है। अगर हम आज सब्जेक्ट की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो बस वो आज से ही शुरू हुई है। और सुबह वाली भी ठीक ही थी, इतना कुछ नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, मतलब बुक भी पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं वो करवा दूंगी। तो ऐसा कोई बड़ी सी वो नहीं थी, लेकिन वो जो पिछली क्लासेज हैं बेसिक्स वाली हैं, वो वाले इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो आज सुबह वाली तो ठीक ठाक ही थी, ऐसा कोई ज्यादा भी विशेष कुछ मेरे ख्याल से था नहीं। तो बुक में से पढ़ लेना, और जैसे ही मुझे समय लगेगा मैं कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। चलो ठीक है। और हो सकता है कि सुबह 8:30 बजे ना हो पाए कल, ठीक है, मैं बता दूंगी। मैंने ये कहा है कि आप अपना फोन अपने पास रखिए, बीच बीच में टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहिए। तो क्या पता आधे घंटे के नोटिस पे ही करना पड़े, तो अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि 8:30 वाली हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 8:30 वाली नहीं होगी तो 10:30 वाली हो जाएगी, जो भी होगा मैं बता दूंगी, आप बस अपने पास रखिए और चेक करते रहिए। ठीक है।